बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास प्री नाइन्थ के लिए केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है ये, जिसमें हम लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो आज हमने बात करनी है बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री डील करती है, यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग थिंग्स, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। सो बायोकेमिस्ट्री जो है वो डील करती है केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया? अब ये जो बायोकेमिस्ट्री है नाम से चूँकि ज़ाहिर हो रहा है, इसलिए इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, वो मैं आपको बुक से भी मार्क करा दूंगा। और इसका जो स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का ज़्यादातर फूड प्रिजर्वेशन के अंदर आता है, मेडिसिन के अंदर आता है बायोकेमिस्ट्री का। मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन तैयार होती हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री की जो ब्रांच है इसको हम डील करते हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी इसकी वजह से आई हैं, फूड प्रिजर्वेशन के अंदर भी आई हैं और मेडिसिन के अंदर भी आई हैं। उसके बाद ब्रांच आ जाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की भी इसी तरह पहले डेफिनेशन के इंडस्ट्रियल नाम से ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल लेवल पे बात हो रही है, बड़े लेवल पे बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल लेवल, कमर्शियल स्केल या कमर्शियल लेवल। कमर्शियल क्या होता है? बड़े पैमाने पर। एक आप किसी भी करियाने की शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे आप कहते हैं कि 1 किलो घी दे दें या 1 किलो चीनी दे दें, तो वो आपको शुगर और या घी या ऑयल जो है वो इजीली आपको 1 kg का दे देते हैं। लेकिन यही अगर आप किसी इंडस्ट्री लेवल पे जाते हैं तो आप वहाँ पे आप टन्स के हिसाब से जो है वो अपना जो भी चीज़ लेनी है वो आप बड़े लेवल पे ले सकते हैं, बड़ी मिकदार में ले सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पे कमर्शियल लेवल की बात हुई है कि आप वहाँ पे अगर तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने कोई चीज़ पहुँचानी है, प्रोडक्ट पहुँचानी है किसी भी इंडस्ट्री की, तो वो कमर्शियल लेवल पे उसकी प्रोडक्शन होगी तो तभी वो पहुँचेगी। इसका स्कोप जो है वो फर्टिलाइज़र्स हैं, सोप है, टेक्सटाइल है। सोप जो है फर्टिलाइज़र जो है ये खाद है, जो खाद के तौर पे इस्तेमाल होते हैं केमिकल्स, उनके लिए आप यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं, क्लॉथिंग में यूज़ करते हैं। ये क्लॉथ्स मार्केट है, उसमें ये टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे आप जो है वो बड़े लेवल पे जो है केमिकल्स की प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है नाम से ज़ाहिर है न्यूक्लियर रिएक्टर्स से डील करती है, रेडियो एक्टिविटी से डील करती है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस से डील करती है और ये प्रॉपर्टी से डील करती है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये होते क्या हैं? ये बेसिकली यहाँ पे ये जो आपको पता है कि एटम बम वगैरह बनते हैं बड़े लेवल पे, डिस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं हम इनको। सो वहाँ पे कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है जो रेडियो एक्टिव कहलाता है। रेडियो एक्टिविटी से मुराद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनकी रेडियो एक्टिविटी को चेक किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है ये उन एलिमेंट्स की होती हैं जो खास किस्म की रेडिएशंस एमिट करते हैं और उन रेडिएशंस को आप आगे यूटिलाइज़ करते हैं डिस्ट्रक्शन प्रोसेसेस के लिए या न्यूक्लियर प्रोसेसेस के लिए आप यूज़ करते हैं। जैसा कि इसमें हम मिसाल में देता हूँ आपको यूरेनियम की। यूरेनियम जो है इसको हम पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। यूरेनियम को जब आप बम्बार्डमेंट करते हैं, न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, न्यूट्रॉन्स एटम के पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इन न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं यूरेनियम के ऊपर, और यूरेनियम जो है लार्जर न्यूक्लियर होता है। ये जब न्यूक्लियर प्रोसेस के ज़रिए से टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो ये स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्मॉलर न्यूक्लियाई में जब कन्वर्ट होता है तो साथ में हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इस हीट को आप आगे पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं। सो ये रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। इसी तरह यूरेनियम है, हीलियम है, पोलोनियम है, रोडियम है, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं, जिनके अंदर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। उन रेडिएशंस को आप आगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ पे मुख्तलिफ पर्पसेस हैं जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी आ जाती है, एक्सरे वगैरह यूज़ करते हैं, फूड की प्रिजर्वेशन भी इसमें आप इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपका जो है डेफिनेशन और स्कोप के साथ मैंने तीनों ब्रांचेस की बात की है। थोड़ा थोड़ा काम दूंगा
और लेकिन यह है कि आपने रिटर्न इसको ज़रूर करना है, अपनी नोटबुक बनाएं और उस पर लिखें। उसकी वजह यह है कि आपके लिए टोटली स्टार्ट है। मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो डीप जाके तो आपको लेक्चर डिलीवर करें, ताकि आपको एक लाइव जो लेक्चर होता है उसमें ज़्यादा डिटेल बात हो जाती है। यहाँ पे हम जो है वो आपने स्पेसिफ़िकली आपको जो है वो सिर्फ स्टडी की बात हो रही है, तो स्टडी से रिलेटेड ही हमने इसी में रहते हुए आपको जो है ये कंसेप्ट क्लियर करने हैं। इसलिए पूरी कोशिश होगी कि आपको ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो। अब इसमें बुक में मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी बुक में जो है वो ये डेफिनेशन है बायोकेमिस्ट्री की, मैंने मार्क किया हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है, और जो इसकी एप्लीकेशंस है या स्कोप है वो ये लास्ट 2 लाइन्स हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की फर्स्ट 2 लाइन्स हैं, और इसका स्कोप जो है वो यहाँ से लेके एंड तक जाएगा, यानी ये बाकी सारा ये स्कोप में ही आ जाता है। इसमें उन्होंने डिफरेंट केमिकल्स के नाम लिखे हैं, इसलिए मैं चाहता था आपको केमिकल्स के नाम भी पता हों। रॉ मटेरियल के तौर पे ये केमिकल यूज़ होते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इनके फार्मूला आगे आएंगे तब हम स्टडी करेंगे। दीज केमिकल प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, पेंट्स, पेपर वगैरह। न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, ये फर्स्ट 2 लाइन्स इसकी ये डेफिनेशन है, और लास्ट में ये जो 2 लाइन्स हैं ये इसकी जो है वो स्कोप है इसका। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने लर्न करने हैं और राइट भी करने हैं, और अपनी नोटबुक के ऊपर लाजमी ये जो है वो राइट करें। थैंक यू।